हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल। इस लेक्चर में हम सीवेज के सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अभी तक आपने जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट किया था प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में। अब आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है, ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहलाता है। इसमें जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसका डिकम्पोजिशन होता है। तो जो पहला मेथड इसके अंदर आता है दैट इज ट्रिकलिंग फिल्टर। तो ये ट्रिकलिंग फिल्टर क्या है, एरोबिक अटैच ग्रोथ सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि जो भी बायोमास है वो क्या होगा, जब आप वेस्ट वाटर जो है उस पे पास कराएंगे तो वो बायोमास से क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो इसीलिए इसको अटैच ग्रोथ सिस्टम कहते हैं। तो देख लीजिए इसमें क्या होता है। सबसे पहले कुछ सपोज इस टाइप का ट्रिकलिंग फिल्टर लेते हैं जिसमें कुछ पार्टिकल्स जो है मीडियम पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, सपोज कुछ इस टाइप के मीडियम पार्टिकल्स हैं। तो इसमें क्या होता है, इनिशियली जब आप वेस्ट वाटर पास कराते हैं तो क्या होगा कि पीएसटी यानी प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से जो आपने वेस्ट वाटर पास कराया है इसमें, तो इनिशियली ये क्या करेगा कि बायोमास जो है वो फिल्टर मीडियम से अटैच हो जाएगा। यानी कि जो ऑर्गेनिक मैटर हैं वो क्या होंगे, फिल्टर मीडियम से धीरे धीरे अटैच होते जाएंगे। और करीब 2 से 3 हफ्ते का टाइम लगेगा पूरे फिल्टर को रेडी होने में। यानी कि जैसे जैसे 2 से 3 हफ्ते आप कंटिन्यूअसली ये डाल रहे हैं वाटर को, तो 2 से 3 हफ्ते में ये बायोमास की लेयर यहाँ पर अटैच हो जाएगी। अब इसके बाद जो आप वेस्ट वाटर डालेंगे तो क्या होगा, बायोमास में ऑर्गेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे। तो जैसे ही आप वेस्ट वाटर डालेंगे ये और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करता जाएगा, डिकम्पोज करता जाएगा, जिसके थ्रू फाइनली क्या होगा कि बायोमास की एक मोटी लेयर फॉर्म होने लगेगी। ये जो लेयर होती है बायोमास की, इसको कहते हैं स्लाइम लेयर। ठीक है, तो जब आप इसकी बात करते हैं कंटिन्यूअसली, जब आप इसमें वेस्ट वाटर पास करा रहे हैं तो ये बायोमास क्या होगा, फिल्टर मीडियम से अटैच होता चला जाएगा और फाइनली इसका डिकम्पोजिशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस में होगा। क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है क्या वो करेंगे, वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगे और फाइनली इसको बायोमास को डिकम्पोज कर देंगे। तो जो स्लाइम लेयर होती है उसका कुछ कंसेप्ट इस टाइप का होता है कि इसकी जो लेयर होती है वो 0.1 से 2 mm थिकनेस की होती है। और फाइनली जब आप इसमें इनिशियली क्या होगा कि 0.1 से 0.2 mm, यानी ये जो टॉप लेयर है 0.1 से 0.2 mm तक की, यहाँ पर एरोबिक डिकम्पोजिशन होता है। क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है यहाँ तक पहुँच जाती है, ऑक्सीजन ईजिली जहाँ तक पहुँच जाएगी वहाँ पर एरोबिक डिकम्पोजिशन होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। और जो बॉटम लेयर है वहाँ पर एनारोबिक डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है। तो एनारोबिक डिकम्पोजिशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है, तो फाइनली क्या करेंगे, यहाँ पे डेड सेल मास इकट्ठा होता चला जाएगा। ये आपका कहलाता है डेड सेल मास। तो ये लेयर जो है जब बढ़ती रहती है एक ड्यूरेशन के बाद इंक्रीज होती रहेगी फाइनली, तो क्या होगा, ये फाइनली वहाँ से इस लेयर से डिटैच हो जाएगी, यानी कि हट जाएगी वहाँ से और फाइनली कहीं बीच में आकर जो है मीडियम पार्टिकल में गिर जाएगी। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है डिटैच होने का स्लाइम लेयर का, तो ये आपका कहलाता है स्लगिंग। तो इस तरीके से जो भी यहाँ पर ये स्लगिंग है, ये जो बायो स्लाइम लेयर है ये डिटैच होती चली गई। तो इसको फाइनली इस वाटर को आप फिर से भेज देते हैं सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में, जिससे ये जो डेड सेल मास है, जो बायोमास लेयर है, इसका फिर से प्रॉपर रिमूवल सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में हो सके। तो ये कहलाता है ट्रिकलिंग फिल्टर। देख लीजिए, एज वेस्ट वाटर ट्रिकल्स या पास थ्रू द फिल्टर मीडियम, जब वेस्ट वाटर पास होता है तो बायोमास क्या होता है, वो अटैच होता जाता है मीडियम पार्टिकल के ऊपर। तो नॉर्मली इसको 2 से 3 हफ्ते लगते हैं फिल्टर को रेडी होने के लिए, ऑपरेशन के लिए। ठीक है, जब बायोमास लेयर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनने लगेंगे, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब बनेंगे तभी तो फाइनली क्या होगा कि ये इसका डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाएगा। तो जो वेस्ट वाटर है जो कि ऑर्गेनिक मैटर कैरी करता है, उसको जब आप पास करते हैं इस बायोमास लेयर के थ्रू, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैरी कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ये स्टेबलाइज कर देगा बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओवर द ऑर्गेनिक मैटर, जिसकी वजह से बायोमास फॉर्मेशन होता रहेगा विच अटैच ओवर द फिल्टर मीडियम, और जो फिल्टर मीडियम के ऊपर अटैच होता चला जाएगा। तो ये जो लेयर है इसको स्लाइम लेयर कहते हैं। इसकी थिकनेस 0.1 to 2 mm तक रहती है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कुछ टाइम के बाद अगर आप देखें तो ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जो थिकनेस है स्लाइम लेयर की क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी,
जो कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को लिमिट कर देगी, यानी कम कर देगी कि जो स्लाइम लेयर है वो बढ़ती चली जा रही है थिकनेस में, तो ऑक्सीजन जो है वो कुछ लेयर तक ही अवेलेबल रह पाएगी, पूरी स्लाइम लेयर तक अवेलेबल नहीं रह पाएगी। तो इन द लोअर लेयर ऑफ स्लाइम रिजल्टिंग इन द एनारोबिक डिकम्पोजिशन इन द बॉटम लेयर ऑफ द स्लाइम, यानी कि लोअर लेयर तक ये लिमिट कर देगी, ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है वो कुछ डेप्थ तक ही रह पाएगी, जिसकी वजह से बॉटम लेयर में एनारोबिक डिकम्पोजिशन शुरू हो जाएगा। तो ड्यू टू यूटिलाइजेशन ऑफ फूड एट मच फास्टर रेट बाय द एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि इन द अपर लेयर ऑफ स्लाइम अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ऑल्सो डिक्रीजेज इन द बॉटम लेयर। क्या होता है कि जब ऊपर की लेयर में एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो रहा है तो ये क्या करेंगे, फूड को यूटिलाइज करेंगे और उसको डिकम्पोज करेंगे, जिसकी वजह से जो बॉटम लेयर है उसमें फूड की अवेलेबिलिटी कम होती जाएगी। वो क्या करेगा, एंडोजेनस रेस्पिरेशन को इनिशिएट कर देगा, ड्यू टू विच एंडोजेनस रेस्पिरेशन जब इनिशिएट होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, एक दूसरे को खाना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से जो डेड सेल मास है वो इंक्रीज होता चला जाएगा, दैट वीकेंस द बॉन्ड बिटवीन स्लाइम एंड मीडियम पार्टिकल, जो क्या करेगा, बॉन्ड को वीकेन कर देगा यानी कमज़ोर कर देगा और वो फाइनली डिटैच हो जाएगी। तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जो स्लाइम लेयर है, व्हेन दिस स्लाइम क्या होगा, डिटैच हो जाएगी मीडियम पार्टिकल से ड्यू टू द टर्बुलेंस क्रिएटेड बाय कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वेस्ट वाटर थ्रू द मीडियम, दिस प्रोसेस नोन एज स्लॉगिंग, यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा कि फाइनली जब वेस्ट वाटर कंटिन्यूसली आ रहा हो, ये डिटैच होना शुरू हो गई है, तो फाइनली ये क्या होगा, अलग हो जाएगी, और ये जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं स्लॉगिंग। ठीक है, तो ये जो डिटैच बायोमास है इसको फिर से आप एसएसटी में भेज देते हैं इसके रिमूवल के लिए, जिसको फिर से एरोबिकली ट्रीट किया जाता है। तो ये आपका ट्रिकलिंग फिल्टर का प्रोसेस है। जो ट्रिकलिंग फिल्टर है वो जनरली दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर एंड सेकंड इज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। तो जो स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर है इसमें क्या होता है कि रेट ऑफ रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज कंपैरेटिवली लेस ड्यू टू लोअर हाइड्रोलिक लोडिंग रेट, यानी कि जो आप वेस्ट वाटर पास करा रहे हैं वो हाइड्रोलिक लोडिंग रेट कहलाता है कि कितना आप लोड कर रहे हैं वाटर। तो हाइड्रोलिक लोडिंग रेट कम होने की वजह से तो ऑर्गेनिक मैटर का रिमूवल जो है इसमें वो भी कंपैरेटिवली कम हो पाता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी प्रोविज़न नहीं है रीसर्कुलेशन का इस फिल्टर में। मतलब क्या है कि एक बार आपने वाटर पास करा है, आप बहुत धीरे धीरे करा रहे हैं, क्योंकि अगर धीरे धीरे होगा तो फाइनली जो मीडियम पार्टिकल्स हैं तो उसमें ऑर्गेनिक मेटल जो है वो रिमूवल ऑर्गेनिक मेटल जो है वो सेटल होते चले जाएंगे, यानी कि वो बायोमास में कन्वर्ट होते जाएंगे, तो उनका रिमूवल भी धीरे धीरे हो पाता है क्योंकि इसका रेट बहुत कम होता है। तो अगर आप स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की बात करें तो ऑर्गेनिक मेटल जो है वो रिड्यूस होता है अप टू नाइट्रेट लेवल तक। आपने पढ़ा था बीओडी ऑर्गेनिक मैटर का, एक कार्बोनेशियस बीओडी और एक नाइट्रोजनस बीओडी, तो टाइम नाइट्रोजनस बीओडी के लिए ज़्यादा चाहिए था। तो अगर आप धीरे धीरे लोड कर रहे हैं तो फाइनली क्या होगा, ऑर्गेनिक मेटल जो है वो कहाँ तक रिड्यूस होगा, अप टू नाइट्रेट लेवल तक रिड्यूस हो जाएगा। ये कार्बोनेशियस बीओडी होती है। अगर आप इसमें स्पीड में प्रोवाइड कर रहे होते तो टाइम कम लग रहा होता, जिसकी वजह से कार्बोनेशियस बीओडी तक ही सेटिस्फाई हो रहा होता, बट इसमें क्या है, नाइट्रोजनस बीओडी तक भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये नाइट्रेट लेवल तक रिड्यूस हो जाता है क्योंकि इसमें सफिशिएंट टाइम अवेलेबल होता है फॉर ऑटोट्रॉप्स के लिए, यानी जो ऑटोट्रॉप्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए। फिर अगर बात करते हैं टू कैरी आउट द डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर ड्यू टू लोअर हाइड्रोलिक रेट, यानी हाइड्रोलिक लोडिंग रेट कम होने की वजह से जो नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर है उनका भी डिकम्पोजिशन ऑटोट्रॉफ के लिए अवेलेबल हो जाता है। अब बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो SRTF यानी स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में आ जाती हैं। जैसे फर्स्ट इज फ्लाई न्यूजेंस। क्या होता है कि जो फिल्टर मीडियम है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, इंसेक्ट्स वगैरह प्रेजेंट रहेंगे। तो ये जो इंसेक्ट्स होते हैं इसमें लार्वा होता है, तो ये फ्लाइज जो भी ऊपर जो फ्लाइज वगैरह रहती हैं तो उनके लिए लार्वा एज अ एनर्जी वर्क करता है। तो फाइनली जब उन्हें लार्वा दिखता है इन इंसेक्ट्स में तो वो आसपास भटकने लगती हैं फ्लाइज। तो जब आसपास जो है वो मूव करेंगी तो फाइनली क्या होगा, वो लार्वा को यूज़ करेंगी, जिसकी वजह से फाइनली क्या होगा कि यहाँ पे जो फिल्टर मीडियम है इनके वॉइड्स में ये फंस जाएंगी, जिसकी वजह से उसकी चोकिंग हो जाती है, और चोकिंग हो जाएगी फाइनली तो आप जो है इजीली वर्क नहीं कर पाएंगे। देख लीजिए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंसेक्ट्स ओवर द फिल्टर मीडियम में इंसेक्ट्स की प्रेजेंस की वजह से जो पूरा फिल्टर है वो फ्लडेड विथ फ्लाइज
फ्लाइज के साथ फ्लडेड हो जाता है, यानी भर जाता है, क्योंकि लार्वा जो है इंसेक्ट का वो फ्लाइज के लिए एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी वर्क करता है, तो जिससे कि मेकिंग द वर्किंग ऑफ फिल्टर डिफिकल्ट, इसलिए आप फिल्टर को वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाते। कुछ केसेस में क्या होता है, फ्लाई मूव्स अलोंग द फ्लोइंग वेस्ट वाटर, यानी वेस्ट वाटर जो फ्लो हो रहा है उसके साथ साथ मूव करने लगती है फिल्टर में, जिसकी वजह से जो फिल्टर मीडियम है उसमें चोकिंग हो जाती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए लाइक इंसेक्टिसाइड्स डालते हैं, जैसे कि डीडीटी यानी डाई क्लोरो डाई फिनाइल टेट्रा एथेन जो है, इसको आप स्प्रे कर देते हैं फिल्टर मीडियम पे, जिससे कोई भी फ्लाइज आसपास ना आ पाए। नेक्स्ट आता है ओडर प्रॉब्लम। तो ओडर प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप धीरे धीरे फ्लो कर रहे हैं, स्प्रे नोजल मेथड में क्या होता है कि आप जो डिस्चार्ज है वो धीरे धीरे कुछ कुछ टाइम के बाद डाल रहे हैं, तो जब कुछ टाइम के बाद डालेंगे तो वहीं पे ओडर प्रॉब्लम जो है फाउंड हो जाएगी। जब अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन जो है वेस्ट वाटर का स्प्रे नोजल मेथड की हेल्प से करते हैं, यानी इंटरमिटेंटली वाटर को आप फ्लो करा रहे हैं, थोड़ी देर किया उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद जो है वेस्ट वाटर फ्लो कराया, जिसकी वजह से वहाँ पर ओडर की प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट आता है पॉन्डिंग प्रॉब्लम। पॉन्डिंग क्या होता है कि जब फिल्टर मीडियम के वॉइड्स में एल्गी और फंजाई की ग्रोथ हो जाती है, तो ये फिल्टर को चोक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है फ्लडिंग और पॉन्डिंग हो जाता है वेस्ट वाटर का मीडियम सरफेस के ऊपर। जब ये चोक कर देंगे फिल्टर मीडियम को, आप वेस्ट वाटर अप्लाई करेंगे तो ऊपर ही इकट्ठा होता रहेगा। तो ये प्रॉब्लम जो है स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में आ जाती है। अब नेक्स्ट आता है आपका हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। तो हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में क्या होता है कि इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर का रिमूवल है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है। जैसे कि सपोज़ ये डिस्चार्ज क्यू नॉट था, इसको आपने पीएसटी यानी प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में भेजा, इसके बाद आपने इसमें ट्रिकलिंग फिल्टर से पास कराया, फिर आपने इसको सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में भेज दिया, क्योंकि जो भी बायोमास था उसका रिमूवल हो गया। यहाँ पे ये जो फाइनली डिस्चार्ज है ये निकल गया। तो फाइनली क्या होगा, कुछ डिस्चार्ज जो है आपने यहाँ से फिर से सपोज़ ये क्यूआर डिस्चार्ज था, आपने यहाँ पे क्या किया, इसको रीसर्कुलेट करा दिया, यानी यहाँ से जो डिस्चार्ज निकला फिर से आपने इधर भेज दिया और इसको ट्रिकलिंग फिल्टर में वापस भेज दिया। तो फाइनली इससे क्या होता है कि जो भी रीसर्कुलेशन डिस्चार्ज है, यानी कि सपोज़ इनिशियली आपने बहुत ज़्यादा स्पीड में डिस्चार्ज पास कराया, तो हो सकता है कि ट्रिकलिंग फिल्टर में जो ऑर्गेनिक मैटर है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैच में कम आ पाए, यानी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैच में आ पाए ऑर्गेनिक मैटर। फिर उसके बाद जब फिर से आपने रीसर्कुलेट करा दिया, तो जो बचे हुए ऑर्गेनिक मैटर थे उनका कॉन्टैक्ट पीरियड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ और बढ़ गया, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक मैटर का रिमूवल यहाँ पर बहुत तेज़ी से हो पाया। तो ये आपका कहलाता है सिंगल स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। ठीक है, देख लीजिए, इन हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर रेट ऑफ रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज कंपैरेटिवली हाई, क्योंकि इसमें जो हायर हाइड्रोलिक लोडिंग रेट है वो अचीव्ड हो जाता है ट्रिकलिंग फिल्टर में, किसके द्वारा, बाय रीसर्कुलेटिंग पार्ट ऑफ एफ्लुएंट, यानी जो भी ये रीसर्कुलेटिंग डिस्चार्ज आ रहा था इसके द्वारा जो है और ज़्यादा अचीव हो सकता है बैक इनटू द फिल्टर मीडियम इन मल्टीपल स्टेज। इसको आप फिर से इसमें बैक करा देते हैं। तो ये मल्टीपल स्टेज में होता है। जैसे अगर सिंगल स्टेज की बात करें तो सिंगल स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर कुछ इस टाइप का रहता है, और अगर आप सेकेंड स्टेज या मल्टीपल स्टेज की बात करते हैं तो सपोज ये क्यू नॉट डिस्चार्ज आया, इसको आपने क्या किया, इनिशियली पीएसटी प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में भेज दिया, फिर आपने इसको ट्रिकलिंग फिल्टर में भेज दिया, फिर आपने यहाँ पर एक इंटरमीडिएट सेडिमेंटेशन टैंक लगा दिया। ठीक है, फिर यहाँ से क्या किया, फिर से ये डिस्चार्ज रीसर्कुलेट कर दिया, जिससे कि जो वाटर आपने पास किया था वो एक बार इसमें ऑर्गेनिक मैटर का रिमूवल हो गया, फिर से ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के और अच्छे से कांटेक्ट में आ पाए और फिर से इसका और रिमूवल हो पाए। फिर यहाँ से जो डिस्चार्ज निकला इसको आपने क्या किया, यहाँ पे फिर से ये आपने ट्रिकलिंग फिल्टर में भेज दिया, और ट्रिकलिंग फिल्टर में भेजने के बाद यानी ये डिस्चार्ज क्यू नॉट इधर से क्यू आर आया, तो फाइनली ये क्या हो गया, क्यू नॉट प्लस क्यू आर यहाँ पे हो गया, जिसमें से क्यू नॉट आगे भेज दिया और क्यू आर इधर निकल गया। ठीक है, फिर से ये ट्रिकलिंग फिल्टर आपने आगे लगा दिया, तो क्यू नॉट प्लस क्यू आर ये डिस्चार्ज आ गया, इसको आपने सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में लगा दिया, तो यहाँ पे जो डिस्चार्ज है क्यू नॉट निकल गया और यहाँ पे क्या आ गया, क्यू आर, तो फिर से आपने इसको ट्रिकलिंग फिल्टर पे रीसर्कुलेट कर दिया। तो इस टाइप से जो है ये मल्टीपल स्टेज, यानी ये तो हो गया आपका सेकेंड स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। तो अगर आपको मल्टीपल स्टेज में लगाना है तो और आगे यही प्रोसेस करते रहेंगे। तो इस टाइप से क्या होता है, फाइनली जो ऑर्गेनिक मैटर है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में अच्छे से कांटेक्ट में आ पाता है और फाइनली उसका रिमूवल हो जाता है। देख लीजिए कि जो फर्स्ट स्टेज बीओडी रिमूवल इफिशिएंसी है ऑफ सिंगल स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की वो कंपैरेटिवली मोर है देन स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की,
क्योंकि आपको पता है कि स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में एक ही बार कोई भी रीसर्कुलेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, तो इसमें बीओडी रिमूवल जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है सिंगल स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की अगर आप बात करते हैं, क्योंकि इसमें जो कॉन्टैक्ट है ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बीच का, ये अच्छे से हो पाता है फॉर मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स इन दिस केस, यानी बहुत ज़्यादा टाइम्स हो पाता है। एक बार आपने प्रोवाइड किया फिर से रीसर्कुलेट कर दिया, तो इसकी वजह से जो है इसका रिमूवल ईजिली हो जाता है। लेकिन अगर आप सेकेंड स्टेज बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी की बात करें, फर्स्ट स्टेज क्या है कि बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी ये दो टाइप का हो गया। फर्स्ट स्टेज मतलब कार्बोनेशियस बीओडी और सेकेंड स्टेज मतलब नाइट्रोजनस बीओडी। तो इसमें जो है जब हाइड्रोलिक रेडिंग रेट बहुत ज़्यादा है, हाइड्रोलिक लोडिंग रेट, इसका मतलब है कम टाइम में ही इसका रिमूवल हो रहा है, तो जो फर्स्ट स्टेज बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी है वो स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के कंपैरेटिवली इसमें ज़्यादा हो रही है। लेकिन अगर आप सेकेंड स्टेज बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी की बात करें, तो आपको पता है कि सेकेंड स्टेज में पहुंचने के लिए टाइम ज़्यादा चाहिए होगा, तो उस केस में स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, ना कि हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की। तो देख लीजिए सेकेंड स्टेज बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी ऑफ सिंगल स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की कंपैरेटिवली कम होती है देन स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर से, क्योंकि इसमें जो है हायर हाइड्रोलिक लोडिंग रेट रहता है। तो हायर हाइड्रोलिक लोडिंग रेट होने की वजह से स्लॉगिंग जो है टेक्स प्लेस पहले ही हो जाती है टू द एक्शन ऑफ ऑटोट्रॉप्स और नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर, यानी ये होने से पहले ही इनकी स्लॉगिंग हो जाती है और ये रिमूव हो जाते हैं, तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, इसको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। इसकी वजह से स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, अगर कंपेयर करें तो इसकी ज़्यादा होती है और उसकी कम होती है। ऑपरेशनल स्टेबिलिटी की अगर आप बात करें, तो इस फिल्टर की जो है विद रिस्पेक्ट टू शॉक लोडिंग वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है देन स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर से, क्योंकि इसमें कंप्लीट मिक्सिंग जो है वो होमोजेनस एक जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देती है फिल्टर में। इसकी वजह से जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। फ्लाई न्यूजेंस, ओडर प्रॉब्लम और पॉन्डिंग प्रॉब्लम की कोई भी प्रॉब्लम इसमें फाउंड नहीं होती, क्योंकि वेस्ट वाटर जो है वो हमेशा फ्रेश आता है, क्योंकि जब स्पीड बहुत ज़्यादा है, हायर लोडिंग रेट है, तो फाइनली क्या होगा, ज़्यादा होने की वजह से हमेशा फ्रेश मिलेगा इन ऑलमोस्ट ऑल दी स्टेजेस ड्यू टू हायर हाइड्रोलिक लोडिंग रेट। तो इसीलिए ये सब कोई भी प्रॉब्लम्स जो है इस हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में फाउंड नहीं होती हैं। अब आता है फॉर सेकेंड स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। तो जो सेकेंड स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर है वो आप तब यूज़ करते हैं या तो जो इन्फ्लुएंट बीओडी है वो बहुत ज़्यादा हाई है, जब एफ्लुएंट बीओडी डिजायर्ड इज 30 मिलीग्राम पर लीटर, इतनी डिजायर्ड हो, तब आप जो है सेकेंड स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर को यूज़ करते हैं। तो जो डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट है वो जो सेकेंड स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में प्रोवाइड कर रहे हैं वो ज़्यादा रहती है देन द सिंगल स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में फॉर सेम वॉल्यूम ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर। क्यों? क्योंकि इसमें जो रीसर्कुलेशन है वो आप कई बार कर रहे हैं, इसकी वजह से जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़्यादा उसकी डिग्री बढ़ जाती है, यानी इफ़िशियंसी इसकी इंक्रीज़ हो जाती है। जो रेट ऑफ रिमूवल है ऑर्गेनिक मैटर का इन सेकेंड स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में वो कंपैरेटिवली हाई होता है टू द रेट ऑफ रिमूवल ऑफ सिंगल स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की कंपैरेटिवली अगर इसमें बात करें, तो इसमें रेट ऑफ रिमूवल ऑर्गेनिक मैटर का ज़्यादा होता है और ये डिपेंड करता है अप टू रीसर्कुलेटेड डिस्चार्ज इन बोथ दी केसेस, यानी कि जो है रीसर्कुलेटेड डिस्चार्ज पर डिपेंड कर रहा है। जितना ज़्यादा रीसर्कुलेटेड डिस्चार्ज होगा उतना ही ऑर्गेनिक मैटर का रेट ऑफ रिमूवल ज़्यादा होगा। कुछ डिज़ाइन डेटा है ट्रिकलिंग फिल्टर के, जैसे कि सपोज इधर जो है आप पैरामीटर्स शो कर रहे हैं और ये हो गया आपका स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर और ये सुपर हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। तो अगर आप बात करते हैं हाइड्रोलिक लोडिंग रेट की, सपोज ये है आपका हाइड्रोलिक लोडिंग रेट जिसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। तो जो स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर है उसमें सिर्फ 1 to 4 होती है, क्योंकि हाइड्रोलिक रेडिंग रेट इसमें लो रहता है और इसमें जो है इसका 10 to 40 रहता है और सुपर में जो है 40 से 200 तक रहता है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। ऑर्गेनिक लोडिंग मतलब ऑर्गेनिक मैटर कितना जो है प्रोवाइड हो रहा है। तो ऑर्गेनिक लोडिंग रेट अगर ज़्यादा है, यानी इसमें जो है 0.08 से 0.32 रहता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोलिक लोडिंग रेट भी कम है
और हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में जो है 0.32 से 1.0 रहता है। अगर आप इसमें बात करते हैं एक्सक्लूडिंग रीसर्कुलेशन, आप दोबारा से रीसर्कुलेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, एक ही बार यानी जो डिस्चार्ज है एक ही बार प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस केस में इसका रेट इतना रहता है। और इसमें जो है 0.6 से 0.8 के बीच में रहता है। ठीक है, वही इसकी जो यूनिट होती है ऑर्गेनिक लोडिंग रेट की, यानी केजी पर मीटर क्यूब पर डे। अगर आप बात करते हैं डेप्थ की, कितनी डेप्थ प्रोवाइड करते हैं मीटर में, तो यहाँ पे 0.8 से 3.0 मीटर तक प्रोवाइड करते हैं। वही हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में 0.9 से 2.5 मीटर तक, और इसमें 4.5 से 112 मीटर तक आप प्रोवाइड करते हैं डेप्थ। नेक्स्ट आता है रीसर्कुलेशन रेशियो। रीसर्कुलेशन रेशियो जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर होता है क्यू आर अपॉन क्यू नॉट, यानी रीसर्कुलेशन डिस्चार्ज अपॉन इनिशियल डिस्चार्ज। तो इसमें तो कोई रीसर्कुलेशन नहीं होता, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 हो गई। इसमें जो है रीसर्कुलेशन होता है एक बार, तो 0.5 से 3, और इसमें 1 से 4 तक रहती है। अब सपोज आपको सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया क्या होगा, इनिशियल डिस्चार्ज क्यू नॉट है, तो इसके कंपैरेटिवली जो हाइड्रोलिक लोडिंग रेट है वो डिवाइड कर देंगे तो आपको सरफेस एरिया मिल जाएगा। देख लीजिए यूनिट क्या है, डिस्चार्ज जो है मीटर क्यूब पर डे, और इसमें मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे, तो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। लेकिन इसमें जो एक्सक्लूडिंग रीसर्कुलेशन, इसमें रीसर्कुलेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तब, या अगर आप रीसर्कुलेशन डिस्चार्ज भी काउंट कर रहे हैं, तो फाइनली यहाँ पे जो हाइड्रोलिक लोडिंग रेट होगा वो इंक्लूडिंग रीसर्कुलेशन होगा, क्योंकि आपने रीसर्कुलेशन डिस्चार्ज भी इंक्लूड किया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सक्लूडिंग रीसर्कुलेशन। और यहाँ पे ये आपका होता है इंक्लूडिंग रीसर्कुलेशन, यानी रीसर्कुलेशन डिस्चार्ज भी आपने काउंट किया है तो उसका हाइड्रोलिक लोडिंग रेट भी काउंट करेंगे। अब नेक्स्ट आता है इफ़िशियंसी ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर। तो अगर आप स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की बात करें तो इफ़िशियंसी क्या होगी। सपोज अगर आपको वॉल्यूम भी निकालना है, यानी कि जो आपने सरफेस एरिया फाइंड कर लिया ट्रिकलिंग फिल्टर का, अगर वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम क्या होता है, क्यू नॉट एस नॉट, यानी डिस्चार्ज इनटू जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, डिवाइडेड बाय ऑर्गेनिक लोडिंग रेट एक्सक्लूडिंग रीसर्कुलेशन। यहाँ पे उसमें क्या कर रहे थे, सरफेस एरिया में हाइड्रोलिक लोडिंग रेट यूज़ कर रहे थे, बट वॉल्यूम में जो है आप ऑर्गेनिक लोडिंग रेट का यूज़ करेंगे। और वही अगर वॉल्यूम आपको निकालना है जहाँ पे आपको रीसर्कुलेशन डिस्चार्ज भी काउंट करना है, तो क्यू नॉट इंटू एस नॉट प्लस रीसर्कुलेशन डिस्चार्ज इंटू एफ्लुएंट जो है उसकी पार्टिकल की सस्पेंडेड सॉलिड्स, डिवाइडेड बाय ऑर्गेनिक लोडिंग रेट इंक्लूडिंग रीसर्कुलेशन। ठीक है, वही वॉल्यूम मिल गया। तो अगर आपको सपोज डेप्थ निकालनी है तो डेप्थ क्या हो जाएगी, वॉल्यूम डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया। तो यहाँ से जो है आप इजली, और सरफेस एरिया जो होता है वो π/4 इंटू डी स्क्वायर, तो यहाँ से आप डायमीटर फाइंड कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इफ़िशियंसी अगर आपको निकालनी है स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की, तो इसमें क्या होता है, सपोज ये क्यू नॉट डिस्चार्ज आता है, इसको आप प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में भेजते हैं, इसके बाद इसको आप ट्रिकलिंग फिल्टर में भेज देते हैं, फिर आप इसको सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में पास कराते हैं, और यहाँ पे ये डिस्चार्ज क्यू नॉट निकल जाता है। तो इसकी जो इफ़िशियंसी होती है उसका फॉर्मूला होता है 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.0044 रूट ऑफ यू। ठीक है, तो ये इफ़िशियंसी होती है जहाँ यू क्या होता है, केजी पर हेक्टेयर मीटर पर डे। तो ये जो है फूड यूटिलाइजेशन रेट कहलाता है। तो इसकी यूनिट जो होती है केजी पर हेक्टेयर मीटर पर डे में अगर है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वही अगर इफ़िशियंसी अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं 100/1 प्लस 0.44 रूट ऑफ यू, तो ये यूनिट आप इसमें लिखोगे केजी पर मीटर क्यूब पर डे। ठीक है, यानी अगर हेक्टेयर को आपने क्या किया, हेक्टेयर की वैल्यू उसमें पुट कर दी, तो ये 0.44 हो गया, क्योंकि बाहर निकलेगा तो क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अगर आप ये इफ़िशियंसी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो यू की यूनिट ये होगी, और वही यहाँ पे ये यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे यू की यूनिट आप ये प्रोवाइड करेंगे। वही अगर आप बात करते हैं हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में, तो हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में क्या होता है कि जो फर्स्ट स्टेज की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेज में जो इफ़िशियंसी होती है, सपोज उसको ईटा 1 कह दिया, तो इसका फॉर्मूला होता है 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.0044 रूट ऑफ W1 डिवाइडेड बाई V1 F1। तो ये इफ़िशियंसी जो है वो फर्स्ट स्टेज इफ़िशियंसी कहलाती है, जहाँ पर W1 क्या है, ये है आपका वेट ऑफ BOD
अप्लाइड टू स्टेज 1, यानी कितनी BOD जो है आपने स्टेज 1 में अप्लाई की है, स्टेज 1, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है Q0 S0, जो कि kg पर डे में इसकी यूनिट रहती है, ठीक है। जहाँ पर अगर आप V1 की बात करते हैं तो V1 क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ फिल्टर है इन स्टेज 1, यानी फिल्टर का वॉल्यूम कितना है स्टेज 1 में। जो स्टेज 1 में ट्रिकलिंग फिल्टर यूज़ कर रहे हैं उसकी यूनिट है हेक्टेयर मीटर। और यहाँ पे जो F1 है ये आपका है रीसर्कुलेशन फैक्टर, रीसर्कुलेशन फैक्टर फॉर स्टेज 1, यानी स्टेज 1 के लिए जो है वो रीसर्कुलेशन फैक्टर है। तो इसकी जो वैल्यू होती है F1 की, ये होता है 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.1 R होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला पूछ लेते हैं, जहाँ R क्या है आपको पता है, रीसर्कुलेशन रेशियो QR अपॉन Q0। तो इस टाइप से जो है आप स्टेज 1 में जो है इफिशियंसी फाइंड कर लेते हैं। अब सपोज आपको सेकेंड स्टेज इफिशियंसी निकालनी है, तो सेकेंड स्टेज इफिशियंसी क्या होगी, 100 अपॉन 1 प्लस 0.0044 अपॉन 1 माइनस ईटा 1 इंटू ये ईटा फर्स्ट स्टेज इफिशियंसी इंटू रूट ऑफ W2 अपॉन V2 इंटू F2। तो जहाँ पे W2 अब क्या है, वेट ऑफ BOD अप्लाइड इन सेकेंड स्टेज, BOD अप्लाइड इन, यानी सेकेंड स्टेज में जो है अप्लाइड टू सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर। तो जो सेकेंड स्टेज में BOD अप्लाई कर रहे हैं उसका वो वेट हो गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होती है W1, यानी कि 1 माइनस ईटा 1। तो कितनी आप अप्लाई कर चुके हैं उसमें से माइनस करके जो रिमेनिंग बची W1 की, वो आपकी ईटा 2 W2 हो गई, जिसकी यूनिट क्या होती है kg पर डे में। और वहीं V2 क्या है, ये वॉल्यूम है फिल्टर का स्टेज 2 में, वॉल्यूम ऑफ फिल्टर इन स्टेज 2, इसकी यूनिट होती है हेक्टेयर इंटू मीटर। और वहीं अगर F2 की बात करें तो ये रीसर्कुलेशन फैक्टर होता है फॉर स्टेज 2 के लिए, रीसर्कुलेशन फैक्टर फॉर स्टेज 2। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है 1 प्लस R अपॉन 1 प्लस 0.1 R होल स्क्वायर, जहाँ R क्या है QR अपॉन Q0, ठीक है। तो ये ओवरऑल इफिशियंसी सेकेंड स्टेज इफिशियंसी का फॉर्मूला है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो ओवरऑल इफिशियंसी आप फाइंड करनी है, तो ओवरऑल इफिशियंसी क्या होगी, ओवरऑल इफिशियंसी हो जाएगी जो फर्स्ट स्टेज में इफिशियंसी थी प्लस, अब फर्स्ट स्टेज में तो वो कवर हो गई, जो रिमेनिंग बची फर्स्ट स्टेज की, यानी कि सपोज फर्स्ट स्टेज में 65% जो है इफिशियंसी थी, तो रिमेनिंग आगे कितनी चली गई 35%। तो अब 35% क्या होगा, 1 माइनस ईटा 1, इसका जो है सपोज ईटा सेकेंड परसेंट होगा, यानी 35% का, अब जो सपोज 20% यूज़ कर रहे हैं, तो ये 35 का 20% ही तो निकालेंगे सेकेंड स्टेज इफिशियंसी में। तो ओवरऑल इफिशियंसी क्या हो जाएगी, ईटा फर्स्ट प्लस 1 माइनस ईटा फर्स्ट इंटू ईटा सेकेंड। तो ये ओवरऑल इफिशियंसी जो है हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की मिल जाती है। एक न्यूमेरिकल देख लीजिए कि कैलकुलेट द डायामीटर रिक्वायर्ड फॉर सिंगल स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर। ट्रिकलिंग सिंगल स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए कितना डायमीटर रिक्वायर्ड होगा वो कैलकुलेट करना है, विच इज़ टू यील्ड एफ्लुएंट BOD ऑफ 20 मिलीग्राम पर लीटर। मतलब क्या है कि सपोज इनिशियली आप क्या करते हैं, Q0 डिस्चार्ज पास करते हैं, सबसे पहले आप PST में भेजा, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में, उसके बाद ट्रिकलिंग फिल्टर में, फिर सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में पास कराया, उसके बाद जो है ये Q0 यहाँ निकल गया। तो ये जो एफ्लुएंट BOD है, यानी कि जो फाइनली BOD को हमेशा S से शो करते हैं, तो ये एफ्लुएंट मतलब कितनी अचीव हो गई, यानी इतनी अचीव करनी है, यानी 20 मिलीग्राम पर लीटर जो है फाइनली मिले। व्हेन ट्रीटेड सेटल डोमेस्टिक सीवेज, यानी कि जो इन्फ्लुएंट BOD थी S0 वो कितनी है 120 मिलीग्राम पर लीटर। वेस्ट वाटर फ्लो, यानी Q0 की वैल्यू कितनी है 2200 मीटर क्यूब पर डे। और जो रीसर्कुलेशन जो है, रीसर्कुलेशन डिस्चार्ज है जो कि यहाँ से पास हो रहा है QR, इसकी वैल्यू कितनी है 4000 मीटर क्यूब पर डे। तो यहाँ पे जो डिस्चार्ज आएगा कितना आ जाएगा Q0 प्लस QR, ठीक है। तो ये Q0 इधर आ गया, QR जो है इधर निकल गया। तो फाइनली जो है आपको डेप्थ ऑफ टैंक दिया, डायमीटर निकालना है। तो इफिशियंसी जो है फर्स्ट स्टेज इफिशियंसी आप निकाल सकते हैं कि इनिशियल कितनी BOD थी 120 और बची कितनी 20, यानी सेटल जो है इस ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर सेटल कितनी हो गई 100 सेटल हो गई, इनिशियल में से इतनी सेटल हो गई 100 में से, तो इफिशियंसी कितनी हो गई 83.33%। तो ये फर्स्ट स्टेज आपको इफिशियंसी मिल गई। और फॉर्मूला क्या होता है
कि 100/1 प्लस 0.44 इंटू W1/V1 इंटू F1। तो ये फॉर्मूला एफिशिएंसी का होता है जहाँ W1 क्या है, वेट ऑफ BOD, जो कि वेट ऑफ BOD अप्लाइड इन स्टेज 1, फर्स्ट स्टेज में जो BOD आपने अप्लाई करी है वो आपकी कहलाती है वेट ऑफ BOD। तो आपको पता है डिस्चार्ज कितना था 2200, इसको मीटर क्यूब है, लीटर पर डे में कन्वर्ट करेंगे, 10³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 120 mg पर लीटर। अप्लाई कितनी करी थी 120। तो फाइनली ये वैल्यू किस में आ जाएगी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 264 kg पर डे, ये आपकी मिलीग्राम पर डे में आएगी। इसको सॉल्व करेंगे 264 kg पर डे, ठीक है। F1 अब आपको देखना है, तो F1 होता क्या है, रीसर्कुलेशन फैक्टर होता है, इसकी वैल्यू होती है 1 + r/1 + 0.1 r होल स्क्वायर, जहाँ r क्या है, QR/Q0। तो आपको पता है रीसर्कुलेशन डिस्चार्ज कितना है 4000 डिवाइडेड बाई Q0 कितना है इनिशियली 2200, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका जो है QR की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी R की 1.181। तो ये डिस्चार्ज आपका यहाँ पे F1 की वैल्यू यहाँ जब पुट करेंगे तो F1 की वैल्यू मिल जाएगी 0.5924। तो ये वैल्यू आपकी F1 की मिल गई। W1 भी आपको पता है, V1 क्या होगा, एरिया इंटू हाइट, बल्कि डेप्थ ऑफ टैंक कितनी है 1.5 मीटर, ठीक है। तो ये ओवरऑल मीटर क्यूब आ गया वॉल्यूम। तो यहाँ पे जब आप पुट कर देंगे तो फाइनली एरिया मिल जाएगा आपको। तो कैसे निकालेंगे कि इफ़िशेंसी जो है आपकी वो 83.33% है, तो इसको बाई 100 कर दीजिए, इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 1 + 0.44 इंटू रूट ऑफ W1 कितना है 264 डिवाइडेड बाई V1 इंटू 0.5924। तो यहाँ पे V1 या वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी 0.0314, ये इक्वल होगा आपका एरिया इंटू डेप्थ के, ठीक है। तो एरिया कितना हो जाएगा 0.0314 डिवाइडेड बाई डेप्थ कितनी है 1.5 मीटर। तो जो डेप्थ है 1.5 मीटर है, एरिया कितना होता है π/4 इंटू d² विच इज इक्वल टू 0.0314 डिवाइडेड बाई 1.5। तो यहाँ से जो डायमीटर है वो आपका आ जाएगा 0.163 मीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आप इसके थ्रू इजिली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।